Radhika Gaur with the session number 13 of your chapter Natural Resources, and in this session we are going to discuss about some important question answers. Guys, obviously मेरे को आपको इंडेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में पहले स्टडी कराना चाहिए था, बट आई फाउंड कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते रहते हैं. दैट्स व्हाई आई मेड दिस सेशन. क्लियर? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1. What is the role of respiration in the oxygen cycle? ऑक्सीजन साइकिल में जो रेस्पिरेशन है उसका रोल क्या होता है? You have to answer that. Actually, oxygen enters in the living world through the process of respiration. Simply जो ऑक्सीजन है वो लिविंग वर्ल्ड में कैसे एंटर करती है? By the process of respiration. रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो ऑक्सीजन है वो लिविंग वर्ल्ड में एंटर करती है. That is, it oxidizes the food material and produces energy and carbon dioxide. सिंपल सी बात है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करती है. फूड मटेरियल को जब वो ऑक्सीडाइज कर देती है तो वो एनर्जी का और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है. ऑब्वियसली हर एक मेटाबॉलिज्म के लिए, पीपल को लाइव रहने के लिए, किसी भी पर्सन को लाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यदि उसे एनर्जी चाहिए, यदि उसे रेस्पायर करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है. तो सिंपली क्या रोल प्ले किया जाता है रेस्पिरेशन में? Oxygen enters in the living world through the process of respiration, that is, it oxidizes the food material and produces energy and carbon dioxide. Clear? Next question है, name the gases which cause greenhouse effect. आपको कुछ गैसेस के नेम बताने हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं. तो फर्स्ट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. सेकेंड है हमारा CFCs, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड. जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. एंड लास्ट वन है हमारा मीथेन. मीथेन की वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. क्लियर? तो कौन सी ऐसे गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मीथेन. Our next question is, which part of solar radiation is absorbed by ozone layer? ओजोन लेयर सोलर रेडिएशन के कौन से पार्ट्स को एब्सॉर्ब करती हैं? सो एज आई टोल्ड यू कि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती है. यदि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्सॉर्ब नहीं करेंगी तो सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो अर्थ पे आएंगी, जिसकी वजह से जो अर्थ पे प्रेजेंट पीपल हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हर किसी को अफेक्ट होगा, हर किसी को इंजरियस हो सकते हैं. तो सिंपली that the solar radiation, the part of solar radiation which is absorbed by ozone layer is ultraviolet radiation. Clear? And next question is, what do you mean by biotic components? आपने पढ़ा है biotic component and non-biotic components, that is abiotic component. तो biotic components actually होते क्या हैं? An increase in content of harmful or undesirable substance in the air is called air pollution. Sorry, I think this was the by mistake मैंने क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे चेंज कर दिया इन मेकिंग स्लाइड. बट द थिंग इज दैट बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बायोलॉजिकली रिलेटेड रहते हैं. क्लियर? जबकि जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं जो नेचुरल नहीं होते, जो बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं रहते. बाय द वे ये जो क्वेश्चन है वो एयर पोल्यूशन क्या है, दैट इज व्हाट कॉज एयर पोल्यूशन. तो जो भी हमारा हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं एयर में, वही एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस द बायोडायवर्सिटी ऑफ एन एरिया? कौन सा नॉन लिविंग कंपोनेंट है अर्थ का जो किसी भी एरिया का बायोडायवर्सिटी डिटरमाइन करता है? सो वाटर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑफ एन एरिया. कोई भी जो एरिया है उसकी जो बायोडायवर्सिटी है उसको कौन डिटरमाइन करता है? वाटर डिटरमाइन करता है. क्लियर? That water is the determinant of biodiversity of an area. Next question is, what is soil? Soil क्या है? Soil के बारे में तो मैंने आपको एक पूरा सेशन कराया था. नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको soil erosion कराया था. उससे नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको soil pollution कराया था. तो इसका आंसर तो आपके लिए काफी इजी होना चाहिए ना. तो soil is the outermost layer of earth. Soil क्या है? हमारी अर्थ की outermost layer जो है वही soil है. It is called the crust, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं. विच फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ लैंड, जो लैंड का अपर सरफेस फॉर्म करती है एंड सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, और प्लांट्स ग्रोथ को सपोर्ट करती है. समझ में आया कि सॉइल जो है वो अर्थ की वो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं,
जो अपर सरफेस फॉर्म करती है लैंड का और जिसकी वजह से प्लांट ग्रो कर पाते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है. इज दैट क्लियर? That soil is the outermost layer of our earth called the crust, which forms the upper surface of land and supports plant growth. Clear? Your next question is, what is topsoil? Topsoil क्या होती है? How is it responsible for the diversity in an area? किसी भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी को बताने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो टॉपसॉइल है वो रेस्पॉन्सिबल कैसे है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर आंसर इज it is topmost layer of the soil that contains humus and living organisms in addition to the soil particle. जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल वो लेयर है सॉइल की जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है. ह्यूमस प्रेजेंट रहता है और इस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं इन एडिशन टू सॉइल पार्टिकल. सॉइल पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली होंगे ना, तो सिंपल सा टॉप मोस्ट लेयर होती है ये सॉइल की जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इसमें सॉइल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं. The quality of topsoil is an important factor that decides biodiversity in that area. Topsoil की जो क्वालिटी है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसी के थ्रू हम किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगा सकते हैं. So you have to understand that the quality of topsoil is an important factor that decides biodiversity in that area. Your next question is, state one use of ozone. आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपको ओजोन का एक यूज बताना है. अरे इतना इंपॉर्टेंट यूज है, क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस लाइक हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. जो ओजोन है वो क्या करती है? ओजोन गैस से फॉर्म होती है, दैट इज O3 से फॉर्म होती है. ओजोन लेयर क्या है? हमें शील्ड करके रखती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे शील्ड करके रखती है. जितनी भी सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, जैसे हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हुई, उनसे ये अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है और एक शील्ड की तरह वर्क करती है. तो क्या हो गया यूज ओजोन का? इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस लाइक हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द रोल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल ऑफ द नेचर. नेचर की जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का क्या रोल होता है? यू हैव टू आंसर दैट. एक्चुअली प्लांट्स आर अनेबल टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. सिंपली जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते. दे आर अनेबल टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स व्हिच आर इजीली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. जब ये वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हम इजीली जो वाटर है उनके थ्रू नाइट्रोजन यूटिलाइज की जा सकती है. और वो कैसे होगा प्रोसेस? सिंपली ये प्रोसेस तब हो सकता है जब भी जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा हो. सॉइल में जब हम वाटर को डालेंगे तो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा नाइट्रोजन है, वो इजीली वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन द प्लांट और प्लांट उसे यूटिलाइज कर लेंगे. सो दैट वाज द रोल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल ऑफ द नेचर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी वन मेथड बाय व्हिच वाटर हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन. आपको कोई भी एक मेथड का नेम बताना है जिसके थ्रू वाटर सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो इन फिजिकल वेदरिंग, कौन सा मेथड है वो? फिजिकल वेदरिंग है. वाटर एंड हाई टेम्परेचर कॉज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स. फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? जो वाटर है, जो हाई टेम्परेचर है, वो क्या करता है? वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कर देता है रॉक्स का, फैसिलिटेटिंग देयर ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका जो ब्रेकडाउन है वो फैसिलिटेट हो जाता है. क्लियर? That in physical weathering, water and high temperature cause expansion and contraction of rocks, facilitating their breakdown. जो फिजिकल वेदरिंग में यदि रॉक्स का जो वाटर एंड हाई टेम्परेचर है उसके थ्रू एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. रॉक्स के ब्रेक होने से क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है. सो इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर द होल इन ओजोन लेयर हैव रिसेंटली डिटेक्टेड. ओजोन लेयर में जो होल है वो कहाँ पे डिटेक्ट किया गया है? सो द होल इन ओजोन लेयर हैव रिसेंटली डिटेक्टेड ओवर अटलांटिका. अटलांटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें होल डिटेक्ट किया गया है. क्लियर? That the hole in ozone layer have recently detected over Antarctica. Your next question is, why terrestrial life forms requires fresh water. जो terrestrial life forms होती हैं
उन्हें फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? Actually, terrestrial life forms require fresh water because their body cannot tolerate high amount of dissolved salts in the saline water. Simple है, saline water में क्या होता है, dissolved salts का amount present होता है. जो terrestrial bodies हैं उन्हें fresh water की requirement इसीलिए होती है क्योंकि उनकी जो body होती है वो उस saline water में जो dissolved salts हैं उनके high amount को tolerate नहीं कर पाती हैं. This is the reason जो भी terrestrial bodies होती हैं उनके लिए fresh water की requirement होती है. Clear? The terrestrial life forms require fresh water because their body cannot tolerate high amount of dissolved salts in the saline water. Your next question is photosynthesis involved in the water cycle somehow? क्या जो photosynthesis है वो water cycle में involved होती है कहीं ना कहीं? So yes, photosynthesis, it's not. No, photosynthesis is not involved in water cycle. Water cycle में photosynthesis involved नहीं रहती. क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स एंड इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल. इसमें क्या होता है? इसमें जो फूड सिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू. क्लियर? अब ये जो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू जब फूड सिंथेसिस होता है तो ये जो होती है फोटोसिंथेसिस कार्बन साइकिल में तो हमारी एग्जिस्ट करती है, कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन वाटर साइकिल में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What happens when rain falls on soil without vegetation cover? क्या होगा यदि जो रेन है वो सॉइल पे गिरे बिना किसी वेजिटेशन कवर के? तो क्या होता है? रेन वाटर एट दिस टाइम कॉजेस लॉस ऑफ सरफेस सॉइल. रेन वाटर इस टाइम पे क्या करता है? सरफेस सॉइल का लॉस करता है. क्लियर? बिकॉज द लैंड विदाउट वेजिटेशन कवर गेट्स इरोडेड. क्योंकि जो भी लैंड विदाउट वेजिटेशन कवर है वो इरोड हो जाती है इजीली एंड द टॉप सॉइल विल बी लॉस. और इसकी वजह से क्या होगा? जो टॉप सॉइल है वो लॉस हो जाएगी. तो सिंपली यदि वेजिटेशन कवर नहीं होगा तो रेनफॉल डायरेक्ट सॉइल पे गिरेगा, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाएगी. और टॉप सॉइल इरोड होने की वजह से आपको पता ही है क्या क्या बेनिफिट्स नहीं होंगे. ऑब्वियसली जो प्लांट्स है वो उनकी जो ग्रोथ है उसमें कमी आएगी. जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो हमारी इरोड हो जाएगी. तो सिंपल सी बात है, जो वेजिटेशन कवर हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया में रखना चाहिए. इज दैट क्लियर? Your next question is which ray causes greenhouse effect? कौन सी ऐसी रेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं? सो ग्रीन हाउस गैसेस एब्सॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रिजल्ट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं? वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करने के बाद वो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स रिजल्ट करती हैं. क्लियर? That greenhouse gases absorbs an infrared radiation and result in greenhouse effect. Clear? The next question is what is the reason behind the ozone layer getting depleted? जो ओजोन लेयर है वो डे बाय डे डिप्लीट होती चली जा रही है, तो उसका रीजन क्या है? Excessive use of man-made compounds containing both fluorine and chlorine. Example: chlorofluorocarbons which cause depletion of ozone layer. जो पीपल्स हैं, जो मैनमेड कंपाउंड्स का यूज हो रहा है इस टाइम, एक्सेसिव यूज हो रहा है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुए, इनका एक्सेसिव यूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती चली जा रही है. यदि हमें ओजोन लेयर को डिप्लीशन से सेव करना है तो सिंपली हमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कम करना होगा और वी कैन से स्टॉप ही कर देना चाहिए. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? The process of conversion of ammonia into nitrites by nitrifying bacteria is known as nitrification. जो अमोनिया का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होने का जो प्रोसेस है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के थ्रू जो अमोनिया है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है इसी को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. क्लियर? That the process of conversion of ammonia into nitrates by nitrifying bacteria is known as nitrification. The next question is give the composition of acid rain. Acid rain में क्या क्या present होता है? You have to answer that. Actually, acid rain basically consists of oxides and nitrogen and sulfur which are produced by burning of coal and petroleum. जो acid rain है normally क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कोल या पेट्रोलियम की बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर? That acid rain basically consists of oxides of nitrogen and sulfur which are produced by burning of coal and petroleum. Clear? You know, next question is why should not the fertilizers and pesticides be used in large amount?
क्यों फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज लार्ज अमाउंट में नहीं प्रेफर करना चाहिए? Actually, fertilizers and pesticides should not be used in large amount because these are not eco-friendly due to their non-biodegradable nature. जो pesticides हैं, जो fertilizers हैं, वो non-biodegradable होते हैं नेचर में. That is, वो easily degrade नहीं होते, वो eco-friendly नहीं होते. जब वो eco-friendly नहीं होते तो क्या होता है? Obviously वो हमें हार्म करते हैं, जो पीपल्स हैं उनको हार्म करते हैं. दिस इज द रीजन जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनके यूज को लार्ज अमाउंट में नहीं करना चाहिए बिकॉज दीज आर नॉट इको फ्रेंडली एंड ड्यू टू देयर नॉन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट कन्वर्टेड टू ओजोन? क्या होगा यदि जितनी भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सारी की सारी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए? देन इट विल बिकम पॉइजनस. यदि ऐसा होता है तो ये पॉइजनस हो जाएगी एंड किल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ. और इसकी वजह से क्या होगा? जितनी भी लिविंग फॉर्म्स अर्थ पे अवेलेबल हैं वो सबको किल कर देगी. वो कहते हैं ना, किसी भी चीज की एक्सेस नहीं होनी चाहिए. ओजोन हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रख रही है, लेकिन यदि इसकी भी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, एक्सेस अमाउंट ऑफ ओजोन हो गया, फिर वी कैन से जितनी भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सारी ओजोन में कन्वर्ट हो गई, then it will become poisonous and kill living forms on the earth. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते रहते हैं. So I think this was enough for this session. In next session we are going to discuss about our in-text question. Till then, good luck.